हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की क्लास में हम हिपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं। आपका सुपर श्योर टॉपिक्स का जो सीरीज चल रहा है उसका अगला टॉपिक आज करेंगे हिपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है जी। सो एज यू नो सुपर श्योर टॉपिक जो है आपके उसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसी चैनल पर। आप वहां भी जाके पुरानी वाली क्लासेस भी देख सकते हैं। तो ये इसका हिपोथेसिस वाला पार्ट करेंगे। क्या क्या चीजें हिपोथेसिस में आज हमको करनी है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल करवाया था जिसमें मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल उसकी असम्पशंस एरर टर्म की एंड गॉस-मार्कव थ्योरम, मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरो एंड ऑटो कोरिलेशन, ये तीनों प्रॉब्लम्स है ना, ये सब चीजें उसमें करवाई थी। और इस वाली क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, हिपोथेसिस टेस्टिंग के जो 4 टेस्ट होते हैं 4-5 वो समझेंगे। और इसके अलावा हम पावर ऑफ टेस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, ये चीजें समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट चीजें। ठीक है, तो बिकॉज ये सुपर शॉर्ट टॉपिक्स है तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में इधर उधर की बातें आपको नहीं समझाऊंगी। टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए सुपर श्योर चीज है उसी चीज की हम बात करेंगे। ठीक है जी। सो अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई हैं मेरे टेलीग्राम चैनल की। पूरा कोर्स लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी की प्रोफाइल दी गई है। मेरी यूजीसी नेट की बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जब टाइप्स ऑफ एरर, सबसे पहले ना टाइप्स ऑफ एरर्स को समझने का प्रयास करिए। तो टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या है देखिए। हिपोथेसिस इज ट्रू। पहले तो ना ये देखिए हमारे 2 तरह के हिपोथेसिस होते हैं, नल हिपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हिपोथेसिस। ये असल में क्या होता है, क्या तामझाम होता है हिपोथेसिस का, ध्यान से समझिए। नल हिपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज नो डिफरेंस या देयर इज जीरो डिफरेंस या डिफरेंस इज नल। ठीक है। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस का मतलब होता है यस देयर इज डिफरेंस। मान लीजिए कि मेरे पास 2 ग्रुप्स है। ठीक है, एक ग्रुप में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं बिफोर कोचिंग, दूसरे ग्रुप में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आफ्टर कोचिंग। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या कोचिंग लेने से स्टूडेंट्स के मार्क्स में कोई फर्क पड़ा। ठीक है, तो इसके लिए मैं हिपोथेसिस सेट करूंगी। नल हिपोथेसिस मैंने सेट किया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको मैं इस तरह से लिख दूंगी, नल हिपोथेसिस दैट इज μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी कि मेरे पहले पॉपुलेशन के जो भी एलिमेंट्स हैं और दूसरे जो हैं उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस मैं लूंगी, यस देयर इज डिफरेंस। अगर मुझे लगता है कि आफ्टर कोचिंग वाले मार्क्स ज्यादा हैं तो मैं यहाँ पे हिपोथेसिस में इसको ज्यादा कर दूंगी, दूसरे वाले आपके जो पॉपुलेशंस के हमारे एस्टिमेट्स हैं उनको मैं ज्यादा बना दूंगी पहले वाले से। ठीक है ना, बात समझी हो कि नहीं। सो इन दैट वे यू कैन सेट हिपोथेसिस। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस आपका जो है वो 2 टेल्ड भी होता है, 1 टेल्ड भी होता है। 2 टेल्ड तब होगा अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखती इस तरह से। 1 टेल्ड तब होगा अगर मैं यहाँ पे किसी को ग्रेटर या किसी को लेस देन कर दूंगी। बात समझ में आई। 1 टेल्ड एंड 2 टेल्ड। अगर मैं सिंपली लिख देती μ1 नॉट इक्वल टू μ2 तो वो आपका 2 टेल्ड हिपोथेसिस होना था। अगर मैंने इस तरह से कुछ लिखा μ1 ग्रेटर देन μ2 या μ2 ग्रेटर देन μ1 तो वो आपका 1 टेल्ड हिपोथेसिस होता है। ठीक है, एक रिसर्चर का एम होता है हमेशा अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को एक्सेप्ट करना एंड नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करना। अब बताइए, मैं एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर कभी चाहूंगी कि आपके बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग के मार्क्स सेम हो? कभी चाहूंगी? नहीं चाहूंगी ना। यानी कि मेरा एम तो यही होगा ना कि मैं आपका नल हिपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट करूं और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को एक्सेप्ट करूं। इसी तरह जब भी किसी रिसर्च में हिपोथेसिस सेट किया जाता है तो एक रिसर्चर का एम हमेशा होता है अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को एक्सेप्ट करवाना और नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करवाना। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दी थी। रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा मैंने मैराथन लगवाया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था, अगर किसी ने किसी दवाई, किसी मेडिसिन की खोज की है और उसने देखना है कि पेशेंट्स को ये दवाई देकर फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, तो उसके लिए भी वो इसी तरह से हिपोथेसिस सेट करेगा। नल हिपोथेसिस में वो सेट करेगा कि मेडिसिन देने से पहले और बाद पेशेंट्स में कोई फर्क नहीं आया। अल्टरनेटिव में वो सेट करेगा कि मेडिसिन देने के बाद पेशेंट्स में फर्क आ गया है ना, या जिन पर्टिकुलर लोगों को मेडिसिन दी उनमें इंप्रूवमेंट्स नजर आ गई दूसरों से, यानी कि देयर इज ए चेंज। ये एग्जांपल मैंने आपको उसमें भी समझाई थी।
तो इस तरह से ये एक हिपोथेसिस का कंसेप्ट होता है, इस तरह से हम लोग रिसर्च में हिपोथेसिस सेट करते हैं। हिपोथेसिस वाला टॉपिक मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में भी समझाया हुआ है, अब वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हिपोथेसिस ट्रू है, यहाँ पे किस हिपोथेसिस की बात आ रही है, नल हिपोथेसिस की। अगर हमारा नल हिपोथेसिस ट्रू है बट हमारे टेस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कुछ गलतियां हो गई, कुछ एरर्स होगी, जिसकी वजह से असल में तो आपका नल हिपोथेसिस ट्रू था बट हमारे टेस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस विल बिकम योर टाइप 1 एरर, ठीक है। और इस टाइप 1 एरर को हम नाम देते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैक्सिमम साइज ऑफ टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, यानी कि मैक्सिमम साइज ऑफ टाइप 1 एरर 1% है। अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, यानी कि मैक्सिमम साइज ऑफ टाइप 1 एरर इज 5%। समझ गए इस बात को? अब एक चीज और ध्यान से समझिए, अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, यानी कि टाइप 1 एरर आने के चांसेस, टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, ठीक है। और 95% उस केस में आपके होंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, यानी कि 95% आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपका जो रिजल्ट्स है उसमें कोई एरर नहीं है। कहां पहुंच गए हम, ये रहा। हाँ, तो मैंने क्या कहा, अगर आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है तो यानी कि 95% यू आर कॉन्फिडेंट कि आपका जो डिसीजन था नल हिपोथेसिस रिजेक्ट करने का वो सही है, यानी कि आपने कोई गलती नहीं की, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होंगे अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरा 5% है तो। और अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होंगे, यानी कि 99% रिसर्चर इज कॉन्फिडेंट दैट उसके रिजल्ट में टाइप 1 एरर नहीं है। समझ गए बात? अब दूसरा यहां पे चीज आता है टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 2 एरर इससे उल्टा हो जाएगा। अगर मेरा नल हिपोथेसिस फॉल्स है बट मेरे टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, समझ लो, ठीक है। अब जो आपका पावर ऑफ टेस्ट होता है ना, देखिए जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो टाइप 1 एरर ही था, यानी कि टाइप 1 एरर के होने के चांसेस ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, ठीक है। बट ध्यान से सुनिएगा बात, टाइप 2 एरर ना होने के चांसेस पावर ऑफ टेस्ट है। दोबारा से, टाइप 2 एरर ना होने के चांसेस पावर ऑफ टेस्ट है। मेरे इसको याद रखिएगा इस तरह से, मेरे टेस्ट में कितनी पावर है कि उसमें टाइप 2 एरर ना हो, ठीक है। टाइप 2 एरर के होने के चांसेस को हम बीटा बोलते हैं। ध्यान से देखिए, टाइप 2 एरर होने के चांसेस को मैं बीटा कहती हूं, टाइप 1 एरर होने के चांसेस को मैं अल्फा कहती हूं, ठीक है। तो टाइप 2 एरर होने के चांसेस बीटा है, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, टाइप 2 एरर नो होने के चांसेस, यानी कि मेरा पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा, 1 माइनस बीटा, दैट इज 1 माइनस बीटा। समझ गए बात? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ काउंटिंग टाइप 2 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे आएगा कि दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमाइजिंग टाइप 2 एरर। एक मिनट, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ काउंटिंग यानी कि टाइप 2 एरर होने की, ठीक है सॉरी, टाइप 2 एरर होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बीटा होती है, एंड टाइप 2 एरर को मिनिमाइज करना यानी कि 1 माइनस बीटा को मैक्सिमाइज करना पावर ऑफ टेस्ट होता है, ठीक है। टाइप 2 एरर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बीटा है, तो पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा, 1 माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ टेस्ट का मतलब है टाइप 2 एरर कम करने की प्रोबेबिलिटी। समझ गए बात? अगर टाइप 2 एरर बीटा है तो पावर ऑफ टेस्ट क्या है, 1 माइनस बीटा। क्लियर? फाइन। यानी कि मुझे 1 माइनस बीटा को मैक्सिमाइज करना है, टाइप 2 एरर ना होने के चांसेस को मैक्सिमाइज करना है, एंड बीटा को मिनिमाइज करना है, यानी कि टाइप 2 एरर होने के चांसेस को मिनिमाइज करना है। समझ गए ना बात को? साथ साथ में लिखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। सो यू कैन राइट हियर पावर ऑफ टेस्ट,
Power of test is defined as the value 1 minus beta over aim is to fix level of significance at alpha, मतलब कि level of significance हमारा alpha होता है टाइप 1 एरर, और मैक्सिमाइज करना है हमको 1 माइनस बीटा को, यानी कि पावर ऑफ टेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि टाइप 2 एरर ना होने के चांसेस को मैक्सिमाइज करना है। समझ गए? चलो तो आगे चलते हैं हम, ये मैंने आपको समझा दिया, इसकी तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले आएगा आपका स्मॉल सैंपल टेस्ट। स्मॉल सैंपल टेस्ट में आपका आता है टी टेस्ट। जस्ट वेट, ये मेरे ना जो नए न्यू एडिशन अपडेटेड एडिशन की बुक है ना, इसमें हिपोथेसिस टेस्टिंग में मैंने काफ़ी सारे अपडेशंस किए हुए हैं। तो आप अगर हिपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो अपडेटेड एडिशन वाली बुक से ही कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। सो टी टेस्ट विलियम गॉसेट ने दिया है, ये अपडेटेड एडिशन नहीं है, ये जो आपको पीपीटी नजर आ रही है ये मेरी पुरानी वाली सेकंड एडिशन वाली बुक से, बट जो मैं आपको करवाऊंगी इसमें ऐड ऑन करवाऊंगी वो मेरे अपडेटेड एडिशन वाली बुक में से। तो जो भी लर्नर मेरी बुक लेना चाहता है इकोनॉमिक्स की, वो सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड एडिशन ही कंसीडर करेगा, ठीक है। सो टी टेस्ट विलियम गॉसेट ने दिया है जी। स्मॉल सैंपल टेस्ट इसको बोलते हैं क्योंकि ये वहां पे यूज होता है जहां पे हमारे सैंपल जो हैं वो 30 से कम होते हैं। नॉर्मली टी टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम हम n-1 लेते हैं, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट होते हैं, यानी कि अगर आपका ये एक रिग्रेशन मॉडल है, इसके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बनेंगे अल्फा एंड बीटा। सो इनके सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं। इसका फार्मूला कुछ ऐसे बनता है, दैट इज एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर ओवर एन का अंडर रूट, ऐसे करके इसका फार्मूला बनता है। दिस इज अ सैंपल मीन, दिस इज अ पॉपुलेशन मीन, दिस इज अ सिग्मा स्क्वायर एंड दिस एन एंड दिस इज अंडर रूट, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा एक चीज यहाँ पे और बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो ये कि जब भी हम टी टेस्ट की बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या यू कैन से पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन होता है। तो मैं पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन के वेरिएंस की जगह पर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल का वेरिएंस यूज करते हैं हम लोग टी टेस्ट में, ठीक है। टी टेस्ट में पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल का वेरिएंस यूज करती हूँ, यानी कि यहाँ पे स्मॉल एस स्क्वायर हम यूज करेंगे। क्यों? देखिए सारी एब्रीवेशन ये समझिए, ये जो सिग्मा होता है ये आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये जो स्मॉल एस होता है ये आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये जो आपका एक्स बार होता है ये आपका सैंपल का मीन होता है, ठीक है, और ये जो आपका म्यू होता है ये आपका पॉपुलेशन का मीन होता है। इसी तरह से अगर मैं अल्फा एंड बीटा की बात कर रही हूँ, ये आपके पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, यानी कि पॉपुलेशन के एस्टिमेट्स हैं। जो पॉपुलेशन के एस्टिमेट्स होते हैं उनको पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे अल्फा कैप एंड बीटा कैप डाल देती हूँ तो ये आपके सैंपल के एस्टिमेट्स हैं। तो सैंपल के एस्टिमेट्स आपके बनते हैं स्टैटिस्टिक्स, सैंपल स्टैटिस्टिक जिसको हम बोलते हैं। समझ के बातों को इनको, ठीक है। अच्छा और इसमें इंपॉर्टेंट चीज, हाँ ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा जब आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉपुलेशन में कोरिलेशन की वैल्यू 0 होती है, तब भी हिपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा मीन एस्टिमेट करने के लिए किन किन केसेस में टी टेस्ट यूज होता है ये बताने वाली हूँ। मीन एस्टिमेट करने के लिए या डिफरेंस इन मीन एस्टिमेट करने के लिए, डिफरेंस इन मीन्स भी टी टेस्ट यूज होता है। मीन एस्टिमेट करना है या डिफरेंस इन मीन। डिफरेंस इन मीन में दो तरह के सैंपल्स होते हैं, एक आपके पेयर्ड सैंपल्स होते हैं डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं। तो दोनों सैंपल्स के केस में अगर आपको मीन में डिफरेंस पता करना है तो आपका टी टेस्ट ही यूज होगा। पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे आपका आता है जेड टेस्ट, फिशर ने दी है, इसको हम लार्ज सैंपल टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट जो है ना ये आपके टी टेस्ट से थोड़ा उल्टा चलता है, यानी कि टी टेस्ट यूज होता था जब आपका सैंपल 30 से कम है, ये यूज होता है जब आपका सैंपल 30 से ज्यादा है। कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 नहीं है तो जेड टेस्ट यूज होता है। उसमें हमने पढ़ा था कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 है तो टी टेस्ट यूज होता है।
इसी तरह से वहां पे हमने पढ़ा था ना कि अगर आपका पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है तो हम टी टेस्ट यूज करते हैं। जेड टेस्ट में जब आपका पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है तो हम जेड टेस्ट यूज करते हैं, मतलब टी टेस्ट से उल्टी चीजें जा रही हैं सारी, ठीक है। इसके अलावा आपका जेड टेस्ट और किन किन चीजों में यूज होता है, एक ये पॉइंट करवाया, ये करवाया, ये करवाया, ये करवाया, हाँ। जैसे आपका टी टेस्ट यूज होता था ना पॉपुलेशन मीन्स में डिफरेंस पता करने के लिए, अभी हमने पढ़ा था डिफरेंस इन मीन्स, सेम जेड टेस्ट भी आपका डिफरेंस इन मीन्स के लिए भी यूज होता है। बट फर्क बस ये है कि जेड टेस्ट तब यूज होगा अगर आपका 30 से ज्यादा सैंपल है, टी तब यूज होगा 30 से कम सैंपल है तो, ठीक है जी। सो डिफरेंस इन मीन हो गया, पॉपुलेशन मीन्स, हाँ, या मीन्स को एस्टिमेट करने के लिए भी यूज होगा। इसके अलावा जो आपका जेड टेस्ट है ना वो प्रपोर्शन को एस्टिमेट करने के लिए भी यूज होता है, टू एस्टिमेट प्रपोर्शन, एस्टिमेट प्रपोर्शन, उसके लिए भी जेड टेस्ट होता है यूज आपका। एंड डिफरेंस इन प्रपोर्शन, एक मिनट में यहाँ पे लिखती हूँ सारा आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे लिखती हूँ। तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट में मैंने आपको कहा टू एस्टिमेट मीन, इसमें भी मीन के लिए भी ये यूज होगा। फिर डिफरेंस इन मीन्स, ये भी डिफरेंस इन मीन्स के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा जेड टेस्ट आपका प्रपोर्शन एस्टिमेट करने के लिए भी यूज होता है एंड डिफरेंस इन प्रपोर्शंस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। टी टेस्ट मीन्स में डिफरेंस पेयर्ड सैंपल्स या इंडिपेंडेंट सैंपल्स के केस, दोनों सैंपल्स के केस में यूज होता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ये दोनों वैसे इनके सेम है, प्रपोर्शन के केस में सिर्फ जेड टेस्ट आएगा, टी टेस्ट नहीं आएगा। और मैंने बाकी तो आपको बता ही दिया कि जेड लार्ज के लिए है, टी स्मॉल के लिए है, टी में वेरिएंस पॉपुलेशन का अननोन है, जेड में नोन है। दीज आर द बेसिक थिंग्स। चलो अच्छा, अब इसके अलावा ना जो आपके जेड टेस्ट होता है ना, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे होता है। इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है किसके बेस पे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस में। तो इसकी ना कुछ क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं, ये क्रिटिकल वैल्यूज देख लीजिए ध्यान से। जैसे अगर 5% सिग्निफिकेंस लेवल है तो जेड वैल्यू आपकी 1.96 होती है। आपको 2 टेल्ड की पूछते हैं एग्जाम में, 1 टेल्ड की पूछते नहीं है, तो आप 1 टेल्ड वाला पोर्शन स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। 5% पे आपकी 1.96 वैल्यू होती है और 1% लेवल पर आपकी 2.58 वैल्यू होती है। दीज आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज, यू हैव टू रिमेंबर दैट। इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, जैसे पूछ लेंगे अगर आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो बताइए वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बताया, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में आपकी वैल्यू होगी 1.96, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें मैं ना आपको एक कर्व करवाती हूँ, ये कर्व देख लो, यहाँ से आपको क्वेश्चंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व्स में से आते हैं। जैसे ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये एक मिनट यहाँ पे बनाती हूँ। तो इसको ना हम कुछ पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, जैसे 1, 2 एंड 3। तो ये जो इसका पहला पोर्शन है दैट इज माइनस म्यू एंड 2 म्यू, माइनस म्यू एंड प्लस म्यू, फिर माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा, -2 सिग्मा एंड 2 सिग्मा, देन -3 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। ऐसे करके हम इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। बीच वाला आएगा सिग्मा, या बीच वाला आपका ऐसा करिए, एक मिनट मैं ना इसको दोबारा से बनाती हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा, स्पेस कम पड़ जाएगी। यहाँ पर अभी वैल्यूज भी लिखनी है मुझे, तो मैं वैल्यूज कहाँ पे लिखूंगी, खाली पेज भी नहीं है कोई। हाँ, अब कुछ बड़ा बना है, अब वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, दिस इज माइनस सिग्मा, दिस इज प्लस सिग्मा, दिस इज +2 सिग्मा, दिस इज +3 सिग्मा, दिस इज -2 सिग्मा एंड दिस इज -3 सिग्मा। ठीक हो गया अभी। चलो, सो ये जो आपकी पहली वाली होती है ना, इतनी -σ to +σ, ये आपकी 68% होगी,
इतनी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी तरह -2 सिग्मा से +2 सिग्मा का पूछा हो तो ये आपकी 95% होगी। इसी तरह -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक का पूछा हो, पूरा मतलब ये आपका होगा 99.7%। तो यहाँ से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो फिर आ जाओ एफ टेस्ट पर। सो बेसिकली एफ टेस्ट जो है आपका ये वेरिएंस के लिए यूज होता है, फिशर ने दिया है, और वेरिएंस के लिए यूज होता है। वेरिएंस रेशियो की होती है S1/S2। इसके अलावा ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन को टेस्ट करना है तो आपका कौन सा टेस्ट यूज होगा, एफ टेस्ट यूज होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए यूज होता है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका काई स्क्वायर कार्ल पियर्सन ने दिया, नॉन पैरामीट्रिक। अभी मैं आपको पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक में डिफरेंस बताती हूँ। गुडनेस ऑफ फिट के लिए यूज होता है, यानी कि आर स्क्वायर। गुडनेस ऑफ फिट क्या होता है, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है ना, आर स्क्वायर, दैट इज गुडनेस ऑफ फिट। उसके लिए काई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अगर ऐसा करके इससे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से, तो आप आई थिंक वो कर लोगे, मैंने आपको बहुत बार समझाए हुए हैं वो क्वेश्चन। जैसे अगर आपको 0.7 दिया है तो 49% आपकी वेरिएशंस होगी डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण, है ना। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, मैं फिर किसी इकोनोमेट्रिक्स की क्लास में ना ये कंसेप्ट रिपीट कर दूंगी। सो इसके अलावा आपका काई स्क्वायर यूज पता किस में होता है, तो टेस्ट एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसमें भी यूज होता है। एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन पता करना है तब भी आपका काई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक यूजेस। अब हम 1 मिनट यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, पैरामीट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट आते हैं। बेसिकली पैरामीट्रिक टेस्ट में हम मीन एज ए सेंट्रल मेजर कंसीडर करते हैं। जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं इसमें हम मीडियन एज ए सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर काउंट करते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं इनमें आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन होती है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ऐसी कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन नहीं ली जाती, ठीक है। जो पैरामीट्रिक टेस्ट है इसमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशंस होती हैं, बट नॉन पैरामीट्रिक यानी कि नॉन पैरामीटर्स यानी कि नॉन अजम्पशंस, इसमें कोई पॉपुलेशन की अजम्पशंस नहीं ली जाती, ठीक है। सो इस तरह से ये चीज़ें हैं। ये दैट आर द इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ हिपोथेसिस टेस्टिंग। होपफुली आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो इसके अलावा ना मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ना, इसमें काई स्क्वायर टेस्ट के अलावा 1-2 और टेस्ट आते हैं, जस्ट उनके नाम याद रख लो, मेरी बुक में है ये सारे, ठीक है। मान विटनी टेस्ट होता है एक क्रुस्कल वैली टेस्ट होता है, क्रुस्कल वैली टेस्ट, एक साइन टेस्ट होता है, ठीक है। ये नॉन पैरामीट्रिक है सारे, साइन टेस्ट, क्रुस्कल वैली, मान विटनी, ये सारे टेस्ट ना मेरी बुक के पेज नंबर 138 पे दिए हुए हैं, ठीक है। यू कैन रीड फ्रॉम दैट आल्सो। चलो, सो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करती हूँ। होपफुली आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।